थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं सीटेट का एग्ज़ाम टल चुका है। अब कब होगा इसकी अभी कोई डेट नहीं है और आप लोग भी इधर घर पे बैठ करके अपने प्रिपरेशन को धार दे रहे होंगे और उसी क्रम में अनन्या एकेडमी की पूरी टीम लगातार सतत प्रयास करने में लगी हुई है ताकि घर पर भी आपको बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें, विषय के बारे में गहरी समझ पैदा की जा सके ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए अपने को प्रिपरेट कर सकें, अच्छे से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकें और अच्छा जो मार्क्स है उसको आप गेन कर सकें। तो मित्रों, आप लोगों की तरफ से लगातार मैसेज आ रहा था कि सर अब सीटेट का एग्ज़ाम टल गया है तो कम से कम कुछ सुपर टेट पर फोकस कर दीजिए आप लोग, क्योंकि अन्य संस्थाओं में भी सुपर टेट पर फोकस चल रहा है। तो आप लोगों से लगातार मैसेज मिल रहे थे, उसी आप लोगों के राय को ध्यान में रखते हुए पूरी टीम ने यह फैसला किया कि हम लोग ठीक है समय समय पर सीटेट को भी लेते रहेंगे, लेकिन इधर जब तक खाली है तब तक हम सुपर टेट पर भी बेहतर चर्चा कर लें, क्योंकि मित्रों आपको पता है कि सुपर टेट ही वह सीढ़ी है जो आपके सिलेक्शन के लिए पैनीसिया साबित होती है, आपके सिलेक्शन में प्रभावी भूमिका अदा करती है। और जैसे सीटेट है, टेट है, तो क्वालिफाइंग है, एक स्तर आप प्राप्त कर लेते हो, उसके बाद फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन जो सुपर टेट है इसमें तो आपको बहुत अच्छा अंक गेन करना होता है, कम से कम 110 के ऊपर आपको जाना होता है, लगभग 115 से 120 के बीच में आपको रन करना है। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, जितने लोग भी हमारे चैनल पर जुड़े हैं सभी जान रहे हैं कि मैं डॉक्टर जेपी मिश्रा आपको लगातार 2 टॉपिक पर मैं गाइड कर रहा हूँ। सुपर टेट में मैं 2 टॉपिक उठाऊंगा। एक जो करंट है, करंट में मित्रों 30 क्वेश्चन आते हैं, समसामयिकी जिसको आप कहते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं। और मेरे जो भी छात्र सुपर टेट का एग्ज़ाम दिए हैं उनको पता होगा कि पिछले सुपर टेट में हम लोगों ने इतना अच्छा प्रयास किया था कि 30 में 30 क्वेश्चन फंस चुके थे और आपके स्कोर बहुत अच्छे हो गए, 110 के ऊपर आप निकल गए थे। और उसके पहले भी हम लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे। उसी कड़ी में हम आगे भी अपने प्रदर्शन को पूरी मजबूती से जारी रखेंगे ताकि आप सभी लोग अधिक से अधिक अंक गेन कर सकें, अधिक से अधिक अपने को आगे बढ़ा सकें। तो मित्रों, आप करंट के लिए तो बिल्कुल कोई चिंता मत करिए। अगर मैं हूँ करंट में आपका क्वेश्चन जाने नहीं दूंगा, ये खुली चुनौती रहती है, क्योंकि हम लोग सिविल के एस्पायरेंट हैं और लगातार हम लोग इसकी स्टडी करते रहते हैं। करंट में कहाँ से कितने क्वेश्चन बनते हैं, कौन क्वेश्चन आएगा, कौन क्वेश्चन सेकंड पोजीशन पर रखना है, मित्रों हर चीज़ को हम बारीकी से गाइड करते रहेंगे। एकदम बेहिचक आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। जैसे सुपर टेट की उसमें हमारे यहाँ टीचिंग की वैकेंसी आएगी, सुपर टेट की बैच चलेगी और वहाँ हम आपको लगातार एक एक सेक्शन को लिखाते चलेंगे। लेकिन इधर भी हम अपने चैनल पर भी आपको गाइड करते रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे, ताकि आप बिल्कुल थोड़ा सा भी अपनी तैयारी को कमज़ोर मत रखिए। एक एक सेक्शन पर पहले से फोकस किए रहिए, फिर ऑफलाइन पर आने पर हम आपको उसी को और धार दे देंगे, अभ्यास करवा देंगे, जिससे आपके सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मित्रों, करंट पर तो आप फ्री रहिए, करंट पर बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कैसे तैयार करना है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग करंट के लिए घबरा जाते हो, क्योंकि आप उसमें ग्रेजुएशन करके आते हैं, फिर उसके बाद में बीटीसी करके आते हैं, बीएड करके आते हैं, जहाँ थोड़ा करंट से आप दूर दूर तक कम टच में रहते हैं या बिल्कुल टच में नहीं रहते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वनडे या सिविल की, तब तो आप करंट पढ़े रहते हैं, तो उसमें तो आप बिल्कुल फ्री रहिए। लेकिन मित्रों, आज हम सुपर टेट को आधार बनाते हुए साइको को डिस्कस करने चल रहे हैं, क्योंकि मैं टेट में, सीटेट में, सुपर टेट में आपके साइको को लगातार गाइड करूंगा। तो मित्रों 30 नंबर का साइको आपके यहाँ आता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम शैक्षिक तकनीकी को जोड़ दें तब तो ये हम जो मार्क है अधिक हो जाता है, लेकिन जो हम आपको गाइड करेंगे, पर्सनली गाइड करेंगे, वो सुपर टेट में
3 बिंदुओं को हम विशेष रूप से साइको में गाइड करेंगे, जिसमें आप देख रहे होंगे कि सारा कोर्स आपके सामने लिखा हुआ है। तो मित्रों, जो हम सीटेट में गाइड कर रहे हैं, जो हम टेट में गाइड कर रहे हैं, उसमें से अधिकांश चीज़ें आपको सुपर टेट में मिल जाते हैं। हम जब भी क्लास पढ़ाते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं, आप लोगों को हमेशा समझाते रहते हैं कि अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप 20 नंबर के हकदार सुपर टेट में पहले से हो जाते हो। 10 नंबर ऐसे होते हैं जहां आप उतनी गहराई से नहीं जुड़े होते हो, जैसे शिक्षण कौशल आप टेट में भी पढ़े रहते हो, सीटेट में भी पढ़े रहते हो, बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट सीटेट में भी पढ़े रहते हो, टेट में भी पढ़े रहते हो, लेकिन जीवन प्रबंधन और कौशल, जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृत्ति, इसको आप नहीं पढ़े रहते हो। और इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। जैसे इसमें ये जो 10 नंबर आप देख रहे होंगे कि 10 नंबर का स्कोर यहाँ से आएगा, 10 नंबर का स्कोर यहाँ से आएगा, 10 नंबर का स्कोर यहाँ से आएगा। कहने का मतलब साइको के इन 3 पार्ट से कम 30 क्वेश्चन आपको मिलने हैं, 100% मिलने हैं। और मित्रों, मुझे इतनी बढ़िया प्रिपरेशन करनी है, इतना साइंटिफिक ढंग से चलना है, ताकि मेरे 30 में 30 कवर हो, नहीं तो कम से कम 26, 27, 28 तक हम लोग गेन कर ले जाएं और उधर करंट में 30 हम कवर कर लें। तो मित्रों, 60 क्वेश्चन में 55 प्लस हम हो जाए तो आधी लड़ाई तो हम पहले से ही जीत चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शेष पार्ट को आप मजबूती से तैयार कर लेंगे तो पूरे ढंग से प्रिपरेट हो जाएगा। लेकिन हमारा जो फोकस है साइको के उन पक्षों पर है जहां से प्रश्न अच्छे तरीके से बनते हैं, जो आपको बढ़िया से तैयार करना है। मित्रों, एक चीज और ध्यान रखिएगा, सुपर टेट की प्रिपरेशन करते समय आप गेस लगाकर नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जितने टॉपिक आपको दिए गए हैं उतने टॉपिक को ध्यान में रख करके 10 नंबर 10 क्वेश्चन की सीमा बांधी गई है। इसमें जितने टॉपिक हैं उनसे 10 क्वेश्चन की सीमा बांधी गई, 10 नंबर की क्वेश्चन उसमें रखे गए हैं। इसमें जितने दिए हैं उसमें भी 10 को बांटा गया है। तो हम लोगों को एक एक टॉपिक को एनालाइज करना है, एक एक टॉपिक पर हमें वैज्ञानिक तरीके से रणनीति बनानी है। हम अवधारणा को क्लियर करते चलेंगे, आपको समझाते चलेंगे, आप बढ़िया से उसको इनिशिएट करेंगे और उसके बाद फिर हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। क्वेश्चन कैसे आते हैं, कितने प्रकार से आते हैं, ये सब हम आपको गाइड करते रहेंगे। उसमें आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए और उस समय जो भी संसाधन की ज़रूरत होगी हम आपको बताते चलेंगे। तो मित्रों, ध्यान रखना, हमें सुपर टेट की तैयारी करते समय साइको के प्रिपरेशन में हमें विशेष गौर करना है कि साइको का प्रिपरेशन करते समय हमको 3 भागों में बांट करके अपनी प्रक्रिया को लेकर के चलनी है। 3 भागों में हम बांट करके चलेंगे और ये जो 3 भाग होंगे तो उसमें मित्रों आप ध्यान रखिएगा, तीनों भाग में से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आते रहेंगे। कहने का मतलब है कि हमको 10-10 नंबर के क्वेश्चन तीनों भागों से 100% टैकल करना है, ताकि हम अधिक से अधिक क्वेश्चन हम गेन कर सकें, या कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम 30 टोटल क्वेश्चन गेन कर लें, 30 नंबर मेरे फिक्स हो जाए। और इसी क्रम में आपको ध्यान रखना है, एक एक सेक्शन को बढ़िया से मजबूती से तैयारी करनी है। वैसे मित्रों ध्यान रखिएगा, अगर हम शैक्षिक तकनीकी को भी साइको से जोड़ दें तो 35 नंबर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि शैक्षिक तकनीकी टोटल इसी से काफ़ी कुछ टच करता हुआ साइको से टच करता रहता है, लेकिन उसमें आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी है, इस पर विशेष फोकस किया गया है। तो इसलिए 5 नंबर शैक्षिक तकनीक से आपको करना होता है। वो हमारे यहाँ कंप्यूटर के विशेषज्ञ, IT क्षेत्र के विशेषज्ञ आपको गाइड करते रहेंगे। वहाँ 5 क्वेश्चन जो आते हैं उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा एकदम प्रैक्टिकली आपको सिखाएंगे। हम आपको 30 क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहे हैं, 30 नंबर की तरफ लेके चल रहे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मित्रों, आप सिलेबस देख रहे होंगे, एक बार हम लोग चर्चा कर लें शिक्षण की विधियां और कौशल। तो मित्रों, ये टेट में हम आपको पढ़ाते हैं, सीटेट में आपको पढ़ाते हैं, इसमें कुछ भी नयापन नहीं है, सेम उसी तरह से तैयारी करना है।
और चूंकि मित्रों आपको पता भी है कि एग्जाम का जो पैटर्न है टोटल ऑब्जेक्टिव है, पहले जो हुआ था सुपर टेट वो डिस्क्रिप्टिव था, लेकिन अब जो सुपर टेट हुआ वो तो ऑब्जेक्टिव है। तो हमको बहुत परेशान बिल्कुल नहीं होना, जैसे हमने टेट में प्रिपरेशन किया है उसी तरह से हम सुपर टेट के लिए तैयारी करते हैं। और लगभग टॉपिक वही दिए गए हैं, शिक्षण की विधियां और शिक्षण कौशल, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। मित्रों हम आपको टेट सीटेट में बेहतर तैयारी करवाते हैं, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के लिए हम पूरी प्रिपरेशन कराते हैं, एक एक सिद्धांतों को डिस्कस करते हैं, शिक्षण की क्या विधियां हो, उसमें अधिगम की क्या विधियां हो सकती हैं उस पर भी हम पूरा फोकस करते हैं। तो यहाँ आपको टेट सीटेट में ही आपका प्रिपरेशन करवा देते हैं शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। फिर आता है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इस पर मित्रों हम एक जनरल प्रैक्टिस करवाते हैं कि जो प्रारंभिक शिक्षा हमारे यहाँ चल रही है ये पहले कैसे थी और वर्तमान में क्या कंडीशन है, यह भी हम लोग टेट सीटेट में डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद समावेशी शिक्षा, आप टेट सीटेट में पढ़ के आते हो, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, यहाँ पर भी हम लोग फोकस कर देते हैं, लेकिन वहाँ कम फोकस करते हैं। सुपर टेट में हम इस पर स्पेशली फोकस करेंगे, एक एक सेक्शन को लेखाते चलेंगे। फिर उसके बाद शैक्षिक मापन और मूल्यांकन, आप मित्रों देख रहे होंगे शैक्षिक मापन और मूल्यांकन, ये हम टेट सीटेट दोनों में बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं, कुछ भी आपको नहीं छोड़ते। तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि टेट सीटेट में जो आप प्रिपरेशन करते हो उससे कितना नंबर आप सुपर टेट में गेन कर सकते हो, तो वहां आप देख रहे हैं। फिर आरंभिक पठन कौशल, इस पर हमको सुपर टेट की दृष्टि से फोकस करना है। शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन, तो मित्रों यह एक नया टॉपिक होता है जो हम लोग टेट सीटेट में नहीं पढ़ते, उसको हमें सुपर टेट में पढ़ना होता है। पहले हम देखेंगे कि एजुकेशन मैनेजमेंट क्या है, शैक्षिक प्रबंधन क्या है, फिर हम देखेंगे शैक्षिक प्रशासन क्या है। शैक्षिक प्रबंधन और शैक्षिक प्रशासन दोनों को कोरिलेट करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा कि कैसे शिक्षा के विकास में शैक्षिक प्रबंधन की क्या भूमिका है, शैक्षिक प्रशासन की क्या भूमिका है, इस पर हमें विशेष रूप से तैयारी करनी होगी और हम बड़े अच्छे तरीके से को एनालाइज करेंगे, बड़ा रोचक तरीके से, और आप बहुत आसानी से कवर कर लेंगे। फिर मित्रों दूसरा जो 10 नंबर के क्वेश्चन हमारे आते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता, आप ध्यान कर रहे होंगे टेट सीटेट में हम लोग पढ़ लेते हैं। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, टेट सीटेट में हम पढ़ लेते हैं। सीखने की आवश्यकता की पहचान, ये हम नहीं पढ़ते, लेकिन जनरल सेंस में है, वहाँ पर भी हम एक फोकस कर लेते हैं। सुपर टेट में हम इस पर स्पेशलाइज कर लेंगे। तो व्यक्तिक विभिन्नता वगैरह तो हम लोग वहीं कवर करते हैं। सीखने की आवश्यकता की पहचान पर भी फोकस करते हैं। फिर सीखने के सिद्धांत, इस पर हम लोग टेट सीटेट में ही अभ्यास कर चुके थे। वातावरण का सृजन भी हम लोग काफ़ी हद तक वहाँ पर कवर कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उसको लेख करके प्रैक्टिस करना होता है। दिव्यांग छात्रों के लिए विशेष व्यवस्था, तो मित्रों जब हम समावेशी शिक्षा को रीड करते हैं, समावेशी शिक्षा आपको पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में हम दिव्यांगों पर विशेष फोकस करते हैं कि कितने उपकरण हैं, दिव्यांगता के कितने प्रकार हैं, किस उपकरण से कौन सी दिव्यांगता में बेनिफिट मिल सकता है, कौन प्रेजेंट टाइम में है, इन सब पर हम लोग विशेष रूप से फोकस करते हैं। अब मित्रों हमारा आता है 10 नंबर का, ये जीवन कौशल प्रबंधन और अभिवृद्धि। तो ध्यान रखिएगा, हमको पूरा विश्वास है कि आप शिक्षण कौशल से पहले से परिचित रहते हो, आप बाल विकास से पहले से परिचित रहते हो। तो मित्रों ये दोनों मिला करके, ये दोनों मिला करके हमको 20 नंबर गेन करा देते हैं, अर्थात 20 नंबर हम बड़े आराम से टेकल कर लेते हैं। हमारे पास जो दिक्कतें आती हैं वो 10 नंबर की आती हैं, जिसको हम जीवन प्रबंधन और कौशल कहते हैं। तो मित्रों ध्यान रखिएगा, इसमें भी टॉपिक बटा हुआ है, व्यवसायिक आचरण और नीति, मोटिवेशन। आप अगर ध्यान रखें तो जब हम लोग टेट सीटेट की तैयारी करते हैं तो उसमें मोटिवेशन का एक चैप्टर होता है, हम आपको लेते हैं अधिगम और अभिप्रेरणा। तो टोटल मित्रों वही चैप्टर है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 100% जो आपने प्रिपरेशन किया है सारे क्वेश्चन उससे फंस जाते हैं। फिर उसके बाद शिक्षक की भूमिका, सुविधा प्रदाता,
अनुश्रवणकर्ता, नेतृत्वकर्ता, मार्गदर्शक, परामर्शदाता। तो इन सब बिंदुओं पर हम लोग स्पेशली फोकस करेंगे। यद्यप आप मित्रों विधिवत जानते हो इसमें कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन फिर भी आपको एक एक सेक्शन हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, लिखाते चलेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते चलेंगे, ताकि कोई दिक्कत आपको ना हो। कैसे प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न आ सकते हैं, उस पर हम लोग अपने चैनल पर ही सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका जो मॉडल बन करके आ रहा है और हम लोग कैसे टैकल करेंगे। फिर मित्रों आता है संवैधानिक मूल्य और मानवीय मूल्य। हम आपको इस पर स्पेशली गाइड करेंगे, क्योंकि ये आप थोड़ा से दूर हो जाता है, क्योंकि आप चूँकि बीएड करके आते हो, बीटीसी करके आते हो, उतना संविधान वगैरह पर ध्यान नहीं दे पाते हो। लेकिन मुझे संविधान के उन पहलुओं को टच करना है जो मेरे एजुकेशन से जुड़ा है। कहने का मतलब एजुकेशन का जो संवैधानिक पहलू है, एजुकेशन का जो मानवीय पहलू है, मुझे उन दोनों को स्पेशली फोकस करना है। फिर मित्रों दंड पुरस्कार व्यवस्था, इस पर हमको फोकस करना है। तो इस तरह से हमको पता है कि मेरे जितने भी मित्र हैं वो सब, मेरे सारे स्टूडेंट अपने तीनों टॉपिक से परिचित हो गए होंगे, कोई कन्फ्यूजन आपके मन में नहीं होगा। और मित्रों आप मेरे साथ इस चैनल पर 60 नंबर की लड़ाई लड़ेंगे। 5 नंबर 3 से 5 क्वेश्चन आप संविधान के अध्ययन करेंगे, उसको भी हम आपको संविधान पर गाइड करेंगे। तो टोटल मेरे साथ आपको 65 नंबर की तैयारी करनी है। और अगर 65 नंबर में हमने बेहतर तरीके से तैयारी कर लिया तो मित्रों आधी लड़ाई तो हम यहीं से जीत गए। 60 क्वेश्चन तो हमारे फिक्स हो गए, शेष आगे हम 60 कर ले जाएं तो 120 क्वेश्चन हमारे बन गए। 150 में 120, 100% सिलेक्शन हो जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मित्रों इधर आप देख रहे होंगे, यद्यप रिजल्ट बड़ा विवादित है, अब कौन कैसे है सिस्टम वो है अलग चीज़ है, उधर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन मेरी अनन्या संस्था के जितने भी छात्र हैं उन्होंने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे ऐसे छात्रों ने अच्छा नंबर गेन किया जो काफ़ी बेचारे अपने को पीछे महसूस कर रहे थे, लेकिन वो भी 110, 110, 115, 120 तक बड़े आराम से पहुंच गए हैं। और ख़ास तौर पर उनको जो 30 नंबर उनको करंट में टोटल क्वेश्चन मिल गए, उसने बहुत अच्छा उनको उठा दिया और अच्छा रिस्पांस इसका मिला, उनकी मेरिट सुधर गई। मित्रों उसी आशा विश्वास के साथ हम अपनी इस कड़ी को और अधिक मजबूती और अधिक सृजनात्मकता देते हुए आपके बीच उपस्थित हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे मित्रों जो अब तक आप अपने को नहीं जोड़े थे, क्योंकि आप दूसरे क्षेत्र से जुड़ करके आते हैं। कोई साइंस का होता है, कोई कॉमर्स का होता है, कोई दूसरे सब्जेक्ट का होता है। मानविकी में भी सारे लोग संविधान या पॉलिटिकल साइंस के नहीं होते, इसलिए उनको दिक्कतें होती हैं। तो आज हम सुपर टेट के उसमें संदर्भ में सुपर टेट की रणनीति बनाते हुए इस 20 नंबर को अभी हम रोकेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसको टेट और सीटेट में आपको गाइड करते चलेंगे। जो स्पेशल बनता रहता है उस पर हम अलग से फोकस कर देंगे। आज हम इस पॉइंट को उठाएंगे, इन बिंदुओं को उठाएंगे जिससे आप अपरिचित रहते हो। तो मित्रों अभी खाली समय है, समय भरपूर है, इसलिए पहले हम उन बिंदुओं को अभ्यास कर लें, डिस्कस कर लें जहां से अभी आप कम परिचित हैं। तो आज हम मित्रों एक बिंदु उठाते हैं, बड़ा रोचक आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है दंड और पुरस्कार, पनिशमेंट एंड प्राइज, दंड और पुरस्कार। आज हम इसको उठाएंगे। और क्योंकि अधिकांश लड़कों का मैसेज भी था कि सर दंड और पुरस्कार पर एक फोकस कर दीजिए, क्योंकि हम लोग अपरिचित रहते हैं और यहाँ समझने में दिक्कत आती है। तो आज मैं उसको बड़े ही सहज भाव से आपको एनालाइज करने चल रहा हूँ। तो मित्रों आप बिल्कुल बने रहिए, एकदम उत्साह से लगे रहिए और टॉपिक को मैं पूरी तरह से एनालाइज करने चल रहा हूँ, दंड और पुरस्कार। और आप देखेंगे कि कैसे आप टॉपिक को टच करते हैं। और कुछ भी नहीं मित्रों, ना तो कोई किताब यहाँ पढ़नी है, ना आपको कोई दिक्कत होगी। एक एक बिंदुओं को हम एनालाइज करते चलेंगे और आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराते चलेंगे। कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी वह हम आपको बताते चलेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से। और जो भी चीज़ें हम आपको यहीं फिगर बना के समझा देंगे मित्रों, आपको कभी नहीं वो भूलेगी और कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा। तो मित्रों मैं
लास्ट के 10 नंबर के जो तीसरे भाग को मैं उठा रहा हूँ और उसमें मैं दंड और पुरस्कार को उठा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा रोचक टॉपिक है और आपके लिए काफी नया हो जाता है। तो इसमें मित्रों आप देख रहे होंगे दंड और पुरस्कार, दो टॉपिक लगा हुआ है, एक दंड है दूसरा पुरस्कार है। हम लोग पहले दंड को उठाएंगे। तो आइए मित्रों हम लोग बिल्कुल तो तत्काल जितने लोग हैं बिल्कुल जुड़ जाएं और उसके बाद हम लोग पूरे तरीके से इसको अच्छे से इनिशिएट करने चल रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरीके से इसको अभ्यास कर लेंगे। तो मित्रों जो ये दंड है मेरे सामने, यह हमारे कोर्स में दो तरीके से शामिल है। आप पूरी सावधानी से समझिएगा, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा कि दंड हमारे टॉपिक के अंतर्गत दो तरीके से शामिल किया गया है। एक है जो संवैधानिक तरीके से है, पॉलिटिकल स्टेटस पर है, दूसरा है जो साइकोलॉजिकल स्टेटस पर है। कहने का मतलब है हम जब दंड को पढ़ेंगे दो स्वरूपों में पढ़ेंगे, एक तो राजनीतिक स्वरूप में पढ़ेंगे, एक मनोवैज्ञानिक स्वरूप में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, वैसे आपकी किताब में मनोवैज्ञानिक की चर्चा करके राजनीतिक को साइड में करके छोड़ दिया है, लेकिन आपको हल्के में नहीं लेना है। आपको राजनीतिक भी अच्छे से तैयार करना है, मनोवैज्ञानिक भी अच्छे से तैयार करना है। क्यों? क्योंकि पता नहीं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने पुटअप हो जाए, कैसे क्वेश्चन को आपको फेस करना पड़े। तो इसलिए आप पूरी तरीके से तैयार रहिए। एक है जो राजनीतिक प्रकृति का है, एक है जो मनोवैज्ञानिक प्रकृति का है। तो मनोवैज्ञानिक प्रकृति को भी हम डिस्कस करेंगे, राजनीतिक प्रकृति को हम डिस्कस करेंगे। तो मित्रों आपको पता चल गया कि मेरे सिलेबस में जो दंड रखा गया है वह वास्तव में अगर व्यापक रूप में हम चलें तो उसके दो स्वरूप हैं, एक राजनीतिक स्वरूप है, दूसरा मनोवैज्ञानिक स्वरूप है। तो पहले हम राजनीतिक स्वरूप को डिस्कस कर दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम मनोवैज्ञानिक स्वरूप को लेंगे और आपको एक एक क्वेश्चन की यहीं लगे हाथ प्रैक्टिस कराते चलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मित्रों ध्यान रखिएगा। अब हम आगे दंड के संबंध में, एक है राजनीतिक प्रकृति, दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रकृति। अब पहले तो प्रश्न ये आता है कि दंड है क्या। मित्रों ध्यान से समझना, आपसे पूछ लेता है दंड है क्या। एक संवैधानिक अवधारणा है, एक नैतिक अवधारणा है, एक सांस्कृतिक अवधारणा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा दंड हमेशा जो दंड की नॉर्मल प्रकृति होती है, पनिशमेंट, ये है क्या। आप कहेंगे दंड एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति के निषेधात्मक आचरण को नियंत्रित करती है, व्यक्ति के निषेधात्मक आचरण को नियंत्रित करती है, क्योंकि अगर वह न नियंत्रित करे तो व्यक्ति अपने नकारात्मक आचरण से व्यक्ति और समाज दोनों को क्षति पहुंचा सकता है। कहने का मतलब एक पर्सन अगर ये निगेटिव हो गया, ये हथियार उठा लिया, तो ये अन्य सभी व्यक्तियों को भी और समाज को भी क्षतिग्रस्त कर देता है, अर्थात समाज, राज्य, व्यक्ति सबको नुकसान पहुंचाता है। इसके निषेधात्मक कार्यों को नियंत्रित करने वाला जो उपकरण है उसी को हम दंड कहते हैं। मित्रों ध्यान रखना, अब यहाँ पर एक प्रश्न मन में आया, जैसे मैंने कहा कि दंड क्या है, आपको बताया कि दंड एक निषेधात्मक प्रक्रिया है, निषेधात्मक पुरस्कार है, जिसके माध्यम से व्यक्ति के नकारात्मक आचरण को, व्यक्ति के समाज और राज्य विरोधी आचरण को प्रभावी रूप में नियंत्रित किया जाता है। ठीक है ना। तो आप दंड की परिभाषा समझ गए, लेकिन मित्रों एक प्रश्न मन में आया कि व्यक्ति के जो आचरण हैं क्या केवल निगेटिव ही होते हैं? नहीं, ध्यान रखिएगा व्यक्ति के आचरण में दोनों स्वरूप हैं, सकारात्मकता भी है, नकारात्मकता भी है। हमको सकारात्मकता पर देखना रहता है कि कौन से ऐसे गुण हैं जो सकारात्मक हैं। तो मित्रों व्यक्ति के व्यक्तित्व के जितने भी सृजनात्मक पहलू हैं, जितने भी अधिक से अधिक सृजन करने या सृजन करने की क्षमता रखते हैं, वो सब सकारात्मक माने जाते हैं। और व्यक्ति के वो सारे कार्य जो बिल्कुल विध्वंस पैदा कर देते हैं, जो अव्यवस्था पैदा कर देते हैं, नकारात्मक कहलाते हैं। तो आप देखते हो
एक व्यक्ति के अंतर्गत दो आचरण होता है, एक सकारात्मक दूसरा नकारात्मक। तो आप क्या समझे, कोई व्यक्ति है, इसके आचरण दो हैं, एक सकारात्मक आचरण है, एक नकारात्मक आचरण है। मित्रों, हमारे टॉपिक में चूंकि दंड रखा गया है, हम नकारात्मक पर विशेष फोकस करेंगे। फिर आपसे प्रश्न करता है कि जो नकारात्मक आचरण होते हैं वो कितने प्रकार के होंगे। तो ध्यान से समझना आप कि नकारात्मक जो आचरण होता है उसके दो भाग हो जाते हैं, एक को हम पाप कहते हैं, दूसरे को हम अपराध कहते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों, हमारे नकारात्मक आचरण से दो तरह के कार्य सामने आते हैं, दो तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। एक को हम पाप कर्म कहते हैं, एक को हम अपराध कर्म कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि पाप कर्म किसे कहेंगे, अपराध कर्म किसे कहेंगे, इसको जब तक हम जान नहीं लेते तब तक हम दंड को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते। पाप उन कर्मों को कहते हैं जहां पर व्यक्ति के आचरण से नैतिक नियम, सामाजिक नियम का उल्लंघन होता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अपने पिता की उसने सेवा नहीं किया, कोई छात्र है, अपने गुरु को सम्मान नहीं देता, कोई व्यक्ति है जो अगले व्यक्ति को तड़प रहा है लेकिन उसे पानी नहीं उपलब्ध कराता, अपमानित करता है, छोटों द्वारा बड़ों का अपमान करना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब मित्रों पाप कर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें नैतिक नियमों का उल्लंघन होता है, सामाजिक नियमों का उल्लंघन होता है और उसे हम पाप कर्म कहते हैं, पाप की श्रेणी में रखते हैं। और मित्रों सावधान रहना, पाप को नियंत्रित करने के लिए कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं किया गया है। कहने का मतलब पाप कर्म को नियंत्रित करने के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। यही प्रावधान है कि समाज उसका बहिष्कार कर देगा, लोग उससे बात नहीं करेंगे, उसको चाय पानी नहीं पूछेंगे, उसको अपने पास बैठने नहीं देंगे, उसकी आलोचना करेंगे, यही भले कर सकते हैं। लेकिन उसने प्रणाम नहीं किया, उसने नमस्कार नहीं किया, चाहे उसने जो है माता पिता की सेवा नहीं की, उसने गुरु जी को पानी नहीं पिलाया, या जो भी हो, आप कुछ भी कह सकते हैं। जितने भी नैतिक कार्य हैं, नैतिक कार्य की तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, उसने एक तड़पते हुए व्यक्ति को सहायता नहीं किया, ये तमाम जो बातें आती हैं जहां नैतिक नियमों, नैतिक मान्यताओं, नैतिक मूल्यों का उल्लंघन होता है, वो सारे हमारे कर्म किस श्रेणी में आते हैं मित्रों? पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। और पाप करने के लिए, पाप कर्म को नियंत्रित करने के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। तो कहने का मतलब हो गया कि जब ये जो पाप कर्म हमारे होते हैं इसके लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब दंड का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन एक दूसरा आचरण है मित्रों जिसको हम अपराध कहते हैं। अपराध क्या होता है? मानव का वह आचरण जो राज्य या सरकार द्वारा लागू किए गए कानून का उल्लंघन करता है। फिर से आप समझिए, हमारा ऐसा आचरण जो राज्य या सरकार द्वारा लागू किए गए तत्कालीन परिस्थिति में लागू किए गए कानून का उल्लंघन कर दे। अर्थात जब हम कोई कानून तोड़ देते हैं और वह कानून सरकार ने लगाए हैं, वह कानून राज्य ने लगाए हैं, तो जब हम राज्य या सरकार द्वारा लागू किए गए कानून को तोड़ देते हैं तब उसे हम अपराध कहते हैं। जब हम नैतिक नियमों को तोड़ देते हैं तब मित्रों उसे हम पाप कहते हैं। पाप के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जैसे हम अपराध कहते हैं वैसे पुलिस तुरंत डंडा मारने के लिए तैयार हो जाती है। दंड का प्रावधान पूरी तरीके से किया रहता है। तो आपसे पेपर में पूछ सकता है कि अधोलिखित में से कौन सा कथन है सही है। अधोलिखित में से कौन सा कथन सही है? दे दिया, पाप कर्म नैतिक नियमों का उल्लंघन है, अपराध संवैधानिक या कानूनी नियमों का उल्लंघन है, या इसी को पलट दिया। ठीक है, तो आपको किसी तरह से प्रश्न दे सकता है, तो आप सावधान रहिएगा। दंड हमेशा किसका उल्लंघन पाप हमेशा किसका उल्लंघन करता है? नैतिक नियम का उल्लंघन करता है, मानवीय नियम का उल्लंघन करता है, सामाजिक नियम का उल्लंघन करता है। और अपराध जो आचरण है वह कानूनी नियम का उल्लंघन करता है, संवैधानिक नियम का उल्लंघन करता है, राज्य सरकार के आदेश का उल्लंघन करता है। जैसे मित्रों हम उदाहरण बताएं, जैसे मैं ऊपर वाले का उदाहरण भी समझाया था
कि मेरे कौन से कर्म पाप कर्म की श्रेणी में आते हैं। तो जब हम माता पिता की सेवा नहीं करते, बड़ों का सम्मान नहीं करते, ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं। और जब मित्रों हम लोग, जैसे धारा 144 लगी है कि उसमें 3 व्यक्ति एक साथ नहीं जा सकते, हम 5-6 का ग्रुप बना करके जा रहे हैं, तो हम वहाँ पर धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हमारा वह आचरण अपराध की श्रेणी में आ जाता है, इसीलिए दंड का प्रावधान है। तो मित्रों अब आप समझ गए होंगे व्यक्ति के 2 आचरण हैं, एक सकारात्मक आचरण, दूसरा नकारात्मक आचरण। नकारात्मक आचरण के 2 भाग हैं, एक पाप कर्म, दूसरा अपराध कर्म। कहने का मतलब अगर इसको हम कंप्लीट करके लिख दें कि एक है पाप कर्म, दूसरा अपराध कर्म। आप देखते हो पाप कर्म कब होता है, जब नैतिक नियम का उल्लंघन होता है, और अपराध कर्म कब होता है, जब कानूनी नियम का उल्लंघन होता है। कहने का मतलब ये कानून का उल्लंघन करता है, ये नैतिक नियम का उल्लंघन करता है। और दंड किससे संबंधित है, दंड अपराध कर्म को नियंत्रित करने से संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है, पाप कर्म को नियंत्रित करने के लिए दंड का कोई प्रावधान मित्रों नहीं है। इस तरह से आप सावधान रहिएगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्यक्ति के कितने आचरण हैं, आप कहेंगे 2, पहला सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। फिर कहते हैं नकारात्मक के कितने स्वरूप, 2, पहला पाप कर्म, दूसरा अपराध कर्म। पाप कर्म कब होता है, जब नैतिक नियम का उल्लंघन करते हैं, सामाजिक नियम का उल्लंघन करते हैं। और अपराध कर्म कब होता है, जब हम कानूनी नियम का उल्लंघन करते हैं। अगर यहाँ पूछा जाए कि बताइए वह कौन सी अवधारणा है जो नैतिक है, तो आप कहेंगे पाप कर्म, जो पाप शब्द है यह नैतिक नियमों का उल्लंघन करती है, अर्थात यहाँ नैतिक नियमों का उल्लंघन होता है। अपराध कानूनी स्वरूप में होता है, क्योंकि यह कानूनी नियम को तोड़ता है, कानूनी नियम का उल्लंघन करता है। फिर अगर कोई पूछे कि अच्छा बेटा ये बताओ कि दंड का संबंध किससे है, पाप से है कि अपराध से है, आप तुरंत ट्रिक लगाएंगे दंड का संबंध अपराध कर्म से है। अब आप कन्फर्म हो गए। अब एक चीज हमारे सामने आता है कि जो दंड दिया गया है इसके कितने सिद्धांत होते हैं। तो मित्रों ध्यान रखना, दंड का जो सिद्धांत है आप देख रहे होंगे, दंड का जो सिद्धांत है यह दंड के उद्देश्य को स्पष्ट करता है। आप बिल्कुल क्लियर इसको समझे रहिएगा, यह दंड के उद्देश्य को स्पष्ट करता है, उद्देश्य को स्पष्ट करता है। कहने का मतलब है दंड जिस उद्देश्य से दिया जाता है वही दंड का सिद्धांत कहलाता है। जैसे अभी हम आपको बताएंगे कि कितने प्रकार के सिद्धांत हैं। जब हम दंड किसी फल की आशा से देते हैं, कहने का मतलब जब हम अपराधी में सुधार करने की आशा से दंड दें, समाज में सुधार करने की आशा से दंड दें, या देश को सुधारने की आशा से दंड दें, कहने का मतलब है जब मेरे दंड देने का उद्देश्य किसी को किसी प्रकार के फल की प्राप्ति हो तब उसे हम फल सापेक्ष दंड सिद्धांत कहते हैं। और जब हम किसी के सुधार की आशा न करें, किसी के फल की आशा न करें, बल्कि उसे दंड इसलिए दे दें ताकि वह एहसास करे कि उसने गलत कर्म किया है, हमारा यहाँ कोई स्वार्थ ना हो, हमारा कोई यहाँ लक्ष्य ना हो, हम कोई लाभ हानि पर दंड का प्रावधान न करें, तब उसे हम फल निरपेक्ष सिद्धांत कहते हैं। तो मित्रों जब भी कभी प्रश्न आए कि दंड के सिद्धांत किस पर निर्भर हैं, तो दंड के सिद्धांत जो होते हैं दंड के उद्देश्य पर निर्भर होते हैं। और मित्रों उद्देश्य को आधार बना करके, अगर हम उद्देश्य को आधार बनाएं तो दंड के 2 स्वरूप होते हैं। एक को हम कहते हैं फल सापेक्ष, एक को हम कहते हैं फल निरपेक्ष। फल सापेक्ष के 2 स्वरूप बनते हैं, फल निरपेक्ष के केवल 1 स्वरूप हम आपको डिस्कस करेंगे। बनते तो और हैं लेकिन हम आपको केवल 3 ही पढ़ाएंगे, क्योंकि आपके कोर्स में यद्यपि मनोवैज्ञानिक दंड को विशेष रूप से फोकस है, लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया को भी हमको समझना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो इसमें हम देखेंगे, एक को हम कहेंगे निवारक सिद्धांत, दूसरे को हम कहेंगे सुधारात्मक दंड सिद्धांत, इसमें हम कहेंगे प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत, प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत। तो मित्रों जब भी आपसे पूछे
कि दंड के कितने सिद्धांत हैं। तो पहले तो ये सोचो कि दंड के सिद्धांत का मतलब क्या है। आप कहोगे दंड का वही सिद्धांत है जो दंड देने का विजन है, दंड देने का जो उद्देश्य है वही दंड का सिद्धांत कहलाता है। फिर जब हम किसी आशा से दंड देते हैं, किसी में सुधार करने की आशा, समाज में सुधार करने की आशा से देते हैं, तब वह फल सापेक्ष दंड सिद्धांत कहलाता है। जब हम कोई आशा नहीं करते, अर्थात कोई स्वार्थ ना हो, कोई आशा हम ना करके दंड दे देते हैं, तब उसे हम फल निरपेक्ष दंड सिद्धांत कहते हैं। तो मित्रों, फल सापेक्ष में निवारक दंड सिद्धांत और सुधारात्मक दंड सिद्धांत आ गया, फल सापेक्ष में प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत आ गया। तो इस तरह से आपने देखा कि ये दंड के दो सिद्धांत, दंड के दो स्वरूप हमारे सामने आ गए। एक फल सापेक्ष दंड सिद्धांत, दूसरा फल निरपेक्ष। जब हम किसी आशा से, उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किसी सुधार की प्रवृत्ति, लाभ की प्रवृत्ति से हम किसी को दंड देते हैं, फल की आशा से दंड देते हैं, तब आप देख रहे हो कि फल के सापेक्ष हम परिणाम के सापेक्ष दंड दे रहे हैं, तो उसे हम फल सापेक्ष कहते हैं, जिसमें निवारक आता है, सुधारात्मक आता है। फल निरपेक्ष का मतलब, निरपेक्ष माने मित्रों ध्यान रखना तटस्थता, तटस्थ होना। जब हम फल से तटस्थ हो जाते हैं, अर्थात हम फल पाने की लालसा से नहीं देते दंड, तब उसे हम फल निरपेक्ष सिद्धांत कहते हैं। और उसका उदाहरण है मित्रों प्रतिशोधात्मक। एक क्वेश्चन इतने से जितना तक मैंने पढ़ा दिया, एक क्वेश्चन आपको पहले मिल जाएंगे, जिसमें पहला प्रश्न बन सकता है कि बताइए अधोलिखित में से वह कौन है जो कानूनी प्रकृति का होता है। देगा पाप, दूसरा अपराध, तीसरा पाप और अपराध दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। आप कहेंगे अपराध। क्यों? क्योंकि अपराध कर्म जो होता है वह कानून के उल्लंघन पर ही होता है। दूसरा आपसे कह सकते हैं दंड का संबंध है पहला पाप कर्म से, दूसरा अपराध कर्म से, तीसरा दोनों से, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों सावधान रहना, दंड का संबंध अपराध कर्म से होते हैं, क्योंकि दंड अपराध को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है। आप यहाँ देख रहे हो पाप कर्म को नियंत्रित करने के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। तीसरा प्रश्न होता है कि दंड के सिद्धांत का आशय क्या है, तो उसमें दिया होगा उद्देश्य को निश्चित करना, परिणाम को प्राप्त करना, कुछ तमाम तरह की बातें उसमें दिया रहता है, विकल्प अपने ढंग से सेट कर लेते हैं। तो आप सावधान रखना कि दंड के सिद्धांत का आशय है दंड किस उद्देश्य से दिया जा रहा है। तो दंड जिस उद्देश्य से दिया जाता है, जिस विजन से दिया जाता है, उसी को हम दंड का सिद्धांत कहते हैं। मित्रों ध्यान रखना, दंड के सिद्धांत के दो स्वरूप होते हैं, एक फल सापेक्ष, दूसरा फल निरपेक्ष। फल सापेक्ष में दो आते हैं, एक निवारक, दूसरा सुधारात्मक। फल निरपेक्ष में एक आते हैं जिसको हम प्रतिशोधात्मक कहते हैं। फल सापेक्ष का मतलब फल के अनुरूप, अर्थात हम कोई फल प्राप्त करने की आशा से जब दंड देते हैं तब उसे हम फल सापेक्ष कहते हैं। जब हम फल की आशा ना करें, फल से तटस्थ होकर के दंडित करें, तब उसे हम फल निरपेक्ष कहते हैं। मित्रों यहाँ बड़ी तेजी से प्रश्न पूछता है अधोलिखित में से कौन फल सापेक्ष सिद्धांत है, कौन फल निरपेक्ष सिद्धांत है। आपको विकल्प दिया रहेगा। आप एक जो प्रतिशोधात्मक है, इंग्लिश में मित्रों इसको रेट्रीब्यूटिव थ्योरी कहते हैं, वह फल निरपेक्ष के अंतर्गत आता है। निवारक इंग्लिश में डिटरेंट थ्योरी कहते हैं, रिफॉर्मेटिव, ये दोनों फल सापेक्ष के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों इस तरह से आप बढ़िया से तैयारी कर चुके होंगे, अच्छे से समझ चुके होंगे। अब एक प्रश्न और हमारे सामने आता है कि चलो फल सापेक्ष हम समझ गए कि फल के आशा से, फल निरपेक्ष हम समझ गए कि जहाँ फल की कोई आशा ना हो, लेकिन हमको पढ़ना कितना है। मित्रों सावधान रखना, मुझे केवल 3 बिंदु इस पर विशेष रूप से देखना है। एक, प्रतिशोधात्मक को देखना है, प्रतिशोधात्मक को देखना है। दूसरा, निवारक को देखना है। तीसरा, सुधारात्मक को देखना है। ध्यान रखिएगा मित्रों, ये दंड के सिद्धांत के अंतर्गत हम आ गए। दंड के सिद्धांत,
एक्चुअल में हमें इन तीनों पर ही विशेष फोकस करना है, क्योंकि इन तीनों से एक प्रश्न जरूर आते हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल समझा दिया कि अगर वो पीछे जाकर प्रश्न पूछा तो यहाँ से आएगा, अन्यथा मित्रों यहाँ से एक प्रश्न जरूर आता है। हम इसको आज आपको जनरल रूप में समझा दे रहे हैं, फिर हम आपको एक एक सेक्शन तोड़ करके आगे सिखाएंगे। ध्यान रखिएगा मित्रों, प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत में अब आपसे पेपर में कैसे प्रश्न करेगा, सीधे कहेगा टीथ फॉर टीथ, आई फॉर आई, मैडर फॉर मैडर, यह किस प्रकार के दंड सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो दिया रहेगा प्रतिशोधात्मक, निवारक, सुधारात्मक, आदर्शवादी। आप भरोगे प्रतिशोधात्मक, मित्रों लिखा है प्रतिशोध, और यह प्रतिशोध लेगा कौन मित्रों, व्यक्ति नहीं राज्य लेगा। और जैसे मान लीजिए आपने किसी का एक हाथ तोड़ दिया तो आपका एक हाथ तोड़ा जाएगा, आपने किसी के दाहिने हाथ को 2 भागों में तोड़ा है तो आपके दाहिने हाथ को 2 भागों में तोड़ा गया, आपने किसी का बायां पैर तोड़ दिया तो आपका बायां पैर तोड़ दिया, आपने किसी की एक आंख फोड़ दी तो आपकी एक आंख फोड़ दी गई, आपने किसी का उसमें कई दांत तोड़ दिए, आपके कई दांत तोड़ दिए, आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपका भी अब आपको भी फांसी दे दी गई। तो कहने का मतलब है जब ऐसी दशा आ जाए जहां पर दंड और अपराध दोनों के अनुपात को ध्यान में रखा जाए, अर्थात जितना अपराध आपने किया है उसी मात्रा में दंड दिया जाए और कठोर दंड का प्रावधान हो, तब उसे हम प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत कहते हैं। और मित्रों ध्यान रखिएगा, इसके लिए पेपर में पूछेगा टीथ फॉर टीथ, आई फॉर आई, मर्डर फॉर मर्डर। ये कई बार मित्रों प्रश्न बना है। टीथ फॉर टीथ, दांत के बदले दांत, आई फॉर आई, आंख के बदले आंख, मृत्यु के मर्डर फॉर मर्डर, मृत्यु के बदले मृत्यु। ये किस सिद्धांत के उदाहरण है, किस सिद्धांत को रिफ्लेक्ट करते हैं? आप सीधे कहोगे कि ये प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। मित्रों ये प्रतिशोधात्मक के अंतर्गत आते हैं। फिर आपसे पूछता है, फिर एक, अब हम निवारक की तरफ चलते हैं। एक प्रश्न और आपसे पूछ सकता है, बताइए वह कौन सा सिद्धांत है जिसमें दंड और अपराध दोनों के अनुपात पर विशेष फोकस किया जाता है? तो प्रतिशोधात्मक में फिर पूछेगा, बताइए प्रतिशोध लेने की जिम्मेदारी किसके पास है? व्यक्ति के पास है, राज्य के पास है, समाज के पास है? आप ट्रिक लगाएंगे, राज्य के पास होता है। तो मित्रों इस तरह से प्रतिशोधात्मक हो गया। दूसरा आता है निवारक। निवारक का मतलब होता है जहां पर अपराधी को ही साधन बना करके संपूर्ण समाज से अपराध को दूर करने की कोशिश किया जाता है। कहने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति एक मोबाइल चुरा लिया, अब उसको पिलर में एकदम चौराहे पे टांग दिया गया, पत्थर मार मार करके उसको मृत्यु की सजा दे दी गई, तो पूरा समाज देखकर कँप रहा है कि भगवान एक मोबाइल चुराने पर इतना कठोर दंड। तो मित्रों निवारक सिद्धांत में अपराधी को इसलिए दंड दिया जाता है ताकि पूरे समाज में प्रकंपन पैदा हो जाए, पूरा समाज भयभीत हो जाए और अपराध करने का आचरण अपने आप खत्म हो जाए। तो यहाँ पर अपराधी को बहुत कठोर सजा दे दी जाती है। कहने का मतलब निवारक में अपराधी जो है वह साधन बन जाता है। मित्रों ध्यान रखना, वो साधन बन जाता है और संपूर्ण समाज से अपराध को दूर करना वह साध्य होता है। तो इसीलिए हम निवारक दंड सिद्धांत में अपराधी को इतना कड़ा दंड देते हैं कि पूरा समाज हिल जाता है और तब समाज से अपराध अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो प्रतिशोधात्मक से अधिक कठिन दंड निवारक होता है। इसको मित्रों एक बड़ा रोचक प्रश्न पूछ करके आपसे पूछ सकता है कि एक ब्रिटिश जज है, वो कहता है अपने उसमें जो अपराधी है जिसको उसने दंड दिया था, ब्रिटिश जज ने कहा कि मैंने तुम्हें दंड इसलिए नहीं दिया है कि तुमने भेड़ चुराई है। बात समझना, मैंने तुम्हें इसलिए दंड नहीं दिया कि तुमने भेड़ चुराई है, मैंने तुम्हें दंड इसलिए दिया है ताकि समाज से भेड़ों का चुराया जाना बंद हो जाए। तो कहने का मतलब हो गया कि वह अपराधी इसलिए दंड नहीं पाया कि उसने भेड़ चुराई थी, बल्कि दंड इसलिए उसे दिया जा रहा है ताकि समाज से भेड़ों का चुराया जाना बंद हो जाए। मित्रों कई बार दंड के प्रश्न पर ये कमेंट ही पूछ लेता है, तो सावधान रहिएगा। ब्रिटिश जज ने
उस अपराधी से बोला था, निर्णय देते समय कहा था, और ये कई बार पूछे हुए प्रश्न है, आपके यहाँ भी प्रश्न बन सकते हैं। तो निवारक में आप ध्यान रखेंगे, यहाँ अपराधी को हम साधन बना देते हैं, संपूर्ण समाज से अपराध को दूर करना साध्य हो जाता है, लक्ष्य हो जाता है। अपराधी के छोटे से अपराध के लिए हम इतना कठोर दंड देते हैं ताकि समाज प्रकंपित हो जाए। इस तरह से मित्रों हम इसे निवारक सिद्धांत कहते हैं। सुधारात्मक सिद्धांत जो हमारे सामने आकर खड़ा हुआ है, सुधारात्मक सिद्धांत का मतलब होता है कि जब हम इस सिद्धांत पर आ जाए, हेट टू सिन नॉट सिनर, अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। कोई व्यक्ति जन्म से ही अपराधी नहीं होता, कहीं न कहीं उसकी दो कंडीशन उसको अपराधी बना देते हैं। या तो वह सामाजिक आर्थिक विषमता का शिकार हो जाता है, बहुत गंभीर प्रदूप उसमें है कि विद्रूपता की स्थिति आ जाती है, या तो वह सामाजिक आर्थिक विषमता का शिकार हुआ, या वो मानसिक रोगी है, मेंटल स्ट्रक्चर उसका गड़बड़ है। ये दो ऐसे सिचुएशन होते हैं जिस पर कोई भी व्यक्ति अपराधी बन जाता है। तो वो कहता है अगर हम अपराधी को सुधार दें, ध्यान रखिएगा यहाँ अपराधी साध्य बन जाता है। कहता है अगर हम अपराधी को सुधार दें, अपराधी को लक्षित कर लें, तो समाज से अपने आप अपराध समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ध्यान रखना, पहले में अपराधी को इसलिए दंड नहीं दिया गया कि अपराधी सुधर जाए। अपराधी से प्रतिशोध लेने के लिए राज्य ने दंड दिया। अपराधी को एहसास कराया गया कि बेटा तुम गलती करोगे, अगले को अगर तुमने दुख पहुंचाया है तो उसी मात्रा में तुम्हें दुख पहुंचाया जाएगा। ठीक है, तुमने दांत तोड़ा है, तुम्हारा भी दांत तोड़ा जाएगा, तुमने आंख फोड़ी है, तुम्हारी भी आंख फोड़ी जाएगी। कहने का मतलब यहाँ प्रतिशोध का भाव रहता है। और निवारक में हम अपराधी में आशा, सुधार की आशा बहुत कम रखते हैं, सुधरे चाहे ना सुधरे, लेकिन संपूर्ण समाज सुधर जाए। तो यहाँ हम अपराधी को ही साधन बना लिए। एक छोटे से चोरी के लिए उसको इतना कड़ा दंड देते हैं, पूरा समाज कपने लगता है, ताकि समाज से अपराध अपने आप भाग जाए। यहाँ पर हम मित्रों उसी अपराधी को ही लक्ष्य बनाते हैं कि पहले हम उसको जजमेंट करें, देखें क्या रीजन है, क्यों वह अपराधी बना है, और हम उसकी मानसिक दशा को देखते हैं, हम उसकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को रीड करते हैं। यह दंड का सिद्धांत कहता है कि अगर उसमें मानसिक दिक्कत है तो आप उसको मनोचिकित्सालय में ले जाइए, मनोचिकित्सक का सहयोग लीजिए। अगर उसमें सामाजिक आर्थिक विषमता की स्थिति है तो आप सामाजिक आर्थिक विषमता को दूर कर दीजिए। अगर आप कारण को दूर कर देंगे तो अपराध अपने आप खत्म हो जाएगा, अपराधी अपने आप सुधर जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि हेट टू सिन नॉट सिनर, आप अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता। कहीं न कहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो उसे अपराधी बनने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो कहता है कि अपराध एक प्रकार का रोग है, आइए हम इस रोग का इलाज कर दें और अपराधी सुधर जाए, समाज अपने आप सुधर जाएगा। तो मित्रों आज मैंने पूरा आपके सामने डिस्कस किया है, इसको हम और आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको और बढ़िया से व्याख्या करेंगे। एक बार हम लोग पुनः रिवीजन कर लेते हैं। हमने कहा कि व्यक्ति का आचरण दो है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक में सारी चीज़ें सृजनात्मक होती हैं, नकारात्मक के दो तरह के कर्म होते हैं, एक पाप कर्म दूसरा अपराध कर्म। पाप कर्म तब होते हैं जब वो नैतिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, अपराध कर्म तब होते हैं जब वो कानूनी नियम का उल्लंघन करते हैं। ध्यान रखना, पाप कर्म के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है कानूनी रूप से, लेकिन अपराध को नियंत्रित करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। फिर मित्रों आप देख रहे हो प्रश्न आता है, दंड का संबंध है पाप से, दूसरा अपराध से, तीसरा दोनों से, चौथा कोई नहीं। तो आप ट्रिक मारेंगे अपराध से, पाप से नहीं। फिर आपसे पूछता है कि दंड का सिद्धांत क्या है, तो आप कहेंगे दंड के सिद्धांत का आशय है दंड किस उद्देश्य से दिया जाता है। दंड के उद्देश्य के आधार पर दो तरह के सिद्धांत, एक फल सापेक्ष, दूसरा फल निरपेक्ष। फल सापेक्ष का मतलब फल के अनुरूप, फल निरपेक्ष का मतलब जहां फल की कोई आशा ना हो। तो मित्रों निवारक सिद्धांत यहाँ पर भी हम आशा करते हैं, सुधारात्मक सिद्धांत यहाँ पर भी हम आशा करते हैं, इसलिए फल सापेक्ष में है। फल निरपेक्ष में हम कोई आशा नहीं करते,
बल्कि अपराधी को इसलिए दंडित करते हैं ताकि उसको एहसास हो जाए कि उसने अपराध किया है। वो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा मेरा कोई विज़न नहीं होता। इसी को हम आगे एक्सप्लेन किए हैं। विशेष हैं तो कई, लेकिन पढ़ना 3 आपको दिमाग में रखना है। पहले को प्रतिशोधात्मक दंड सिद्धांत हम बोलते हैं, दूसरे को निवारक, तीसरे को सुधारात्मक। तो प्रतिशोधात्मक को मैंने बताया कि टीथ फॉर टीथ, टीथ फॉर टीथ। मित्रों हो सकता है ऊपर आपको न दिखाई दे। फिर उसके बाद हमने कहा आई फॉर आई। फिर हमने कहा कि मर्डर फॉर मर्डर, मर्डर, मर्डर फॉर मर्डर। तो कहने का मतलब हो गया कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मर्डर फॉर मर्डर के रूप में भी वो आ जाता है हमारे सामने। तो कैसे भी प्रश्न पूछेगा तो आप सावधान रहिएगा कि प्रतिशोधात्मक सिद्धांत में प्रतिशोध लिया जाता है, लेकिन प्रतिशोध राज्य लेता है, कोई व्यक्ति नहीं लेता। इसको हम टीथ फॉर टीथ, आई फॉर आई, मर्डर फॉर मर्डर का सिद्धांत कहते हैं। निवारक में मित्रों अपराधी को इतनी कड़ी सजा देते हैं ताकि समाज से अपराध हट जाए। सुधारात्मक में हम अपराध को रोग मान लेते हैं और उसका समाधान इस तरह से करते हैं ताकि वह रोग दूर हो जाए, अपराधी मेरा सुधर जाए। और मित्रों जब अपराधी सुधर जाएगा तो निश्चित रूप से अपराध समाज से अपने आप गायब हो जाएगा। तो इस तरह से आज हमने संक्षिप्त में आपको दंड के स्वरूप के बारे में फोकस किया है और हमें पूरा विश्वास है कि मित्रों आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाती है, वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इससे मोटिवेशन भी मिलता है और लोगों का कल्याण भी होगा। और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पर जो भी क्लास ऑनलाइन होते रहेंगे उसकी मैसेज आपको मिलते रहेंगे। तो मित्रों इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम लोग एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे, फिर आपको हम भरपूर धन्यवाद देते हुए आज की क्लास को सस्पेंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।